देखो प्रीवियस क्लास में हम लोग क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 से स्टार्ट करते हैं। किस स्टडी है ना, क्वेश्चन नंबर 19 में दिया 19 से है, 18 बना लेना। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया हुआ है कि अ पैराबोला इज द ग्राफ दैट रिजल्ट px, मतलब कि अगर कोई भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन तुम्हारे पास दिया हुआ रहे और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर तुम ग्राफ बनाओगे तो वो पैराबोला के फॉर्म में आता है। पैराबोला आर सिमेट्री अबाउट द वर्टिकल लाइन नोन एज एक्सिस ऑफ सिमेट्री। द एक्सिस ऑफ सिमेट्री रन थ्रू द मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट ऑफ द पैराबोला विच इज कॉल्ड द वर्टेक्स। ठीक है, तो अब जैसे कि अगर मान लिए कि पैराबोला डिफरेंट डिफरेंट टाइप का होता है। अगर मान लिए कि हम ये इस तरीके से एक पैराबोला ड्रॉ किए तो ये जो पॉइंट होता है इसी को हम लोग वर्टेक्स कहते हैं। ठीक है, या अगर मान लिए कि कोई पैराबोला इस तरीके से है, ये जो पॉइंट है ये इसका वर्टेक्स होगा। ठीक है, उससे कोई खास मतलब नहीं है। क्वेश्चन नंबर ए पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर ए में दिया है इफ द हाईवे ओवर पास रिप्रेजेंटेड बाय, मतलब कि रिप्रेजेंट कर रहा है हाईवे ओवर पास है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल्स टू 0, देन इट्स जीरोज आर। तो इसका जीरो क्या होगा? ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। केस स्टडी में देखोगे ज़्यादातर आपका जो दिया हुआ उससे ज़्यादा कोई मतलब नहीं है। अब डायरेक्ट क्वेश्चन पे ही आ जाओ। तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका जीरो क्या होगा? तो जीरो होगा तो आपको सोचना है, या तो देखो फैक्टराइज करके फटाफट जीरो निकाल लो, और नहीं तो फिर क्या करोगे, देखो कि यहाँ पे x का क्या वैल्यू ले ताकि ये जीरो हो जाए। तो हम फैक्टराइज ही कर लेते हैं। तो फैक्टराइज करेंगे तो ये लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 इक्वल्स टू 0। तो x माइनस 4 2x माइनस 4 इक्वल्स टू 0, x माइनस 4 x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो x माइनस 4 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 4, x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू माइनस 2। तो x का जो वैल्यू आएगा 0, एक 4 आएगा और एक, और नहीं तो आप रैंडमली क्या कीजिए, पहले 2 4 ले लीजिए, पहले यहाँ पर 2 पुट करो। तो 2 का स्क्वायर 4, 2 इंटू 2 4, 4 माइनस 4 0, माइनस 8, जीरो नहीं ना हुआ, तो 2 तो जीरो नहीं होगा, पहला ऑप्शन कैंसिल। दूसरा में फिर क्या रखेंगे, 4 रखेंगे तो 4 का स्क्वायर 16, 2 इंटू 4 8, 16 माइनस 8 माइनस 8, तो 16 माइनस 8 8, फिर 8 माइनस 8 0, तो 4 तो होगा 0। तो जब एक सही हो गया तो फिर दूसरा चेक कर लेंगे, फिर माइनस 2 चेक करेंगे। तो माइनस 2 रखेंगे तो माइनस 2 का स्क्वायर 4, 2 इंटू माइनस 2, तो ये प्लस 4, तो 4 प्लस 4 8, 8 माइनस 8 0, मतलब 4 माइनस 2 सही होगा। उसका दिया हुआ कि द हाईवे ओवर पास रिप्रेजेंटेड बाय ग्राफिकली जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कैन बी एक्सप्रेस ग्राफिकली, नंबर ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज इक्वल टू द नंबर ऑफ पॉइंट वेयर द ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल इंटरसेक्ट। देखो अब नंबर ऑफ जीरो अगर हमको पता करना है तो आपको पहले भी क्लास में बता चुके हैं कि मान लीजिए कि आपके पास इस तरह से कोई ग्राफ दिया हुआ है, ये एक ग्राफ है और यहां से मान लीजिए कि ऐसे है। तो ये जो ग्राफ है एक्स एक्सिस को कितने जगह पर इंटरसेक्ट किया, तो हमको ये देखना है कि वो एक्स एक्सिस को कितने जगह पे इंटरसेक्ट करेगा। जितने जगह पे एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा उतना नंबर ऑफ जीरो होगा। वाई पे कितने जगह इंटरसेक्ट किया उससे हमको कोई मतलब नहीं है। तो इसका मतलब कि अब हमको अगर नंबर ऑफ जीरो पता करना है तो हम क्या देखते हैं, तो हम लोग देखते हैं इंटरसेक्ट ऑन एक्स एक्सिस। हमको अगर नंबर ऑफ जीरो देखना है तो इंटरसेक्ट ऑन एक्स एक्सिस। उसके बाद है तुम्हारा ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज। आप देख रहे हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ बनता है
तो इस तरह का जो शेप बनता है, देखो, चाहे वो ऐसा शेप बने या नीचे की तरह शेप बने, इसको पाराबोला बोलते हैं। तो ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? पाराबोला होता है। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाईवे अंडरपास हुस 10 इज 6, मतलब दिया हुआ है कि एक्चुअली में जो हाईवे का अंडरपास है वो एक पाराबोला के फॉर्म में है। पाराबोला का फॉर्म मतलब कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा तो नंबर ऑफ जीरो होगा 2, उसमें से एक जीरो दिया हुआ है। मान ले कि मेरे पास दिया हुआ है अल्फा, अल्फा दिया हुआ है 6, बीटा नहीं मालूम है, ठीक है। अल्फा दिया हुआ है, बीटा हमको मालूम नहीं है, लेकिन सम ऑफ जीरो दिया हुआ। सम ऑफ जीरो मतलब अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है कितना? 0। तो हम यहाँ पर अल्फा का वैल्यू रखेंगे 6 प्लस बीटा इक्वल टू कितना? 0। तो फिर बीटा इक्वल टू कितना हो गया? 0 माइनस 6, ठीक। तो अल्फा हो गया 6, बीटा हो गया -6। तो इसका है मतलब कि अगर मेरे पास 2 जीरो पता हो, अगर हमको 2 जीरो पता हो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाल सकते हैं। देखो, तो सिंपल सा हम क्या करेंगे, पहले निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा। तो 6 इंटू -6 -30। सम ऑफ जीरो मालूम है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो मालूम है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू, तो ये हो गया x²। अल्फा प्लस बीटा आपका कितना दिया हुआ है? 0x, अल्फा इंटू बीटा कितना दिया हुआ है? मतलब कि आपका हो गया x² माइनस 36। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा? x² माइनस 36। इसमें फिफ्थ दिया हुआ है द नंबर ऑफ जीरो। तो ये एक क्वाड्रेटिक दिया हुआ है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो नंबर ऑफ जीरो कितना होगा? 2। तो इसका नंबर ऑफ क्वाड्रेटिक मतलब कि नंबर ऑफ जीरो हो जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में भी दिया हुआ कि a stopwatch is used to find the time that took the group of student to run 100 मीटर। दिया हुआ है कि 0 से 20 सेकंड के बीच में 8 स्टूडेंट रेस को कंप्लीट करते हैं, ऐसा कुछ दिया हुआ। अब पूछ जो रहा हो, देखो, एस्टिमेट द मीन टाइम टेकन बाय द स्टूडेंट टू फिनिश द रेस। तो इसका मीन निकालना है। मीन निकल जाएगा ना? चलिए, मीन निकल जाएगा। व्हाट विल बी द अपर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। मॉडल क्लास मतलब होता है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है। जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा वो मॉडल क्लास हुआ। तो यहाँ पे मॉडल क्लास कौन सा हुआ? रुकिए पहले, ठीक है। 0 20 20 40 40 60 60 80 80 100। यहाँ पे है टाइम इन सेकेंड। टाइम सेकंड में दिया हुआ है। नंबर ऑफ स्टूडेंट यहाँ पे है 8 10 13 6। पहला तो मीन निकालना था। मीन तो निकाल लोगे, इजी होता है मीन निकालना।
मॉडल क्लास, मॉडल क्लास कहने का मतलब जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है 13। तो बोल रहा है कि मॉडल क्लास का अपर लिमिट, ये लोअर ये अपर 60, अपर लिमिट कितना हो गया 60। द कंस्ट्रक्शन ऑफ क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल यूजफुल टू डिटरमाइन द, अब ये बताइए कि हम लोग कोई भी अगर फ्रीक्वेंसी टेबल दिया हुआ है तो क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कब निकालते हैं? जब मीन निकालना रहता है, मीडियन निकालना रहता है या मोड निकालना रहता है? क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम लोग कब निकालते हैं? जब हमको मीडियन निकालना रहता है। तो आप याद कीजिए कि जब मीडियन निकालना रहता है तो हम लोग उस केस में पहले क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखते हैं और तब क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के हेल्प से मीडियन निकालते हैं। तो क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम लोग मीडियन निकालने के लिए निकालते हैं। द सम ऑफ लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास एंड मॉडल क्लास इज, तो मीडियन क्लास और मॉडल क्लास का सम ऑफ लोअर लिमिट। तो सबसे पहला बात तो ये हो गया आपको मॉडल क्लास, मॉडल क्लास जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा वो आपका हो गया मॉडल क्लास। तो ये हो गया आपका मॉडल क्लास। इसकी लोअर लिमिट क्या है 40। अब हमको निकालना है मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास के लिए तो भैया हमको लिखना पड़ेगा क्या, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर लिखेंगे क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 8, 18, फिर 31, 37, 40। अब 40 का हाफ कर दो, 40/2, 20। 20 से जस्ट बड़ा, 20 से जस्ट बड़ा क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी खोजो। तो 20 से जस्ट बड़ा कौन हुआ? तो जो मॉडल क्लास है वही मेरा मीडियन क्लास भी है। तो जो मॉडल क्लास है वही मीडियन क्लास है, तो दोनों का लोअर लिमिट भी सेम होगा। तो दोनों का लोअर लिमिट जब सेम होगा तो 40 प्लस, क्लियर, कितना हो गया 80। इसका आंसर होगा 80, क्लियर। हाउ मेनी स्टूडेंट फिनिश द रेस विथ इन 1 मिनट, 1 मिनट के अंदर में कितने लोगों ने अपना रेस कंप्लीट कर लिया? 60, यहाँ तक है ना। इससे पहले के जो भी लोग हैं वो अपना रेस 1 मिनट के अंदर कंप्लीट किए। ये सारे 8 स्टूडेंट ऐसे हैं जो पहला 20 सेकंड में रेस कंप्लीट किए हैं, 18 बच्चे ऐसे हैं जो पहला 14 सेकंड में रेस कंप्लीट किए हैं, और 31 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो 31 सेकंड में रेस कंप्लीट किए। 31 स्टूडेंट ना 60 सेकंड में कंप्लीट किया, मतलब 1 मिनट के अंदर 31 स्टूडेंट ने अपना रेस कंप्लीट कर लिया, क्लियर। चलिए अब पार्ट आता है आपका बी, जो क्वेश्चन नंबर 21 से है, क्लियर है। चलिए वहां से हम लोग शुरू करते हैं। देखो 21 में दिया हुआ है 3 बेल्स है, रिंग एट इंटरवल ऑफ 4, 7 एंड 14 मिनट। मतलब पहला बेल बजता है 4 मिनट पे, एवरी 4 मिनट, दूसरा एवरी 7 मिनट, और थर्ड जो है एवरी 14 मिनट। ऑल 3 बेल रैंग एट 6 AM। मान ले कि सबका सब 6 बजे बज गया एक साथ। When the 3 bell will rang together next, तो फिर कितनी देर बाद या किस टाइम सब एक साथ बजेंगे? तो ये मालूम है कि ये जो है हर, मान लीजिए सब एक साथ 6 AM पे बजा। तो अगर समझने के लिए समझिए, तो अगर पहला बेल है एवरी 4 मिनट में बजता है तो 6 बजे बजेगा, 6:04 मिनट में बजेगा, 6:08 पे, 6:12, 6:14, 6:16, 6:20 ऐसे। और ये एवरी 7 मिनट, मतलब कि 6, 7, 6:40, 6:21, 6:28,
635, और ये चलेगा तो कैसे चलेगा 614, ठीक है। तो कितने देर बाद, मतलब किस टाइम पर फिर से एक साथ बजेगा, इसके लिए आप क्या कीजिए कि इन सब का ACF निकाल लो सबसे पहले। तो ACF निकालेंगे तो ACF ऑफ 4, 7, 14, ACF नहीं, LCM, LCM ऑफ 4, 7 एंड 14, 4, 7 और 40 का LCM कितना होगा, 4, 7 और 14 का LCM कितना होगा 28। तो इसका अगर LCM निकालेंगे, LCM ऑफ 4, 7, 14 इज 28। कैसे निकला, तो 4, 7, 14, 2, 2, 7, 7, फिर 7, 2, 1, 1 आएगा। LCM आपका आ गया 2, 7, 2, 28 मिनट। मतलब कि एवरी 28 मिनट वो सारे बेल एक एक साथ बजेंगे। मतलब अगर एक बार वो 6 बजे बज गए हैं तो फिर कितने बजे, 6:28 मिनट पे, फिर 6:56 मिनट पे। ये LCM का मतलब होगा कि एवरी 28 मिनट के बाद ये तीनों बेल एक साथ रिंग करें बजेंगे। तो दे रैंग एट, they rang together at 6:28 AM, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 21, ये समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 22, फाइंड द पॉइंट ऑन x एक्सिस। फाइंड द पॉइंट ऑन x। देखो x एक्सिस पे अगर कोई भी पॉइंट लेना हो तो x पे कोई वैल्यू लेंगे, कोई वेरिएबल, और y का वैल्यू कितना लेंगे 0। तो फाइंड द पॉइंट ऑन x एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द 2, -2 एंड -4, 2। मान लिए कि मेरा x एक्सिस पे कोई पॉइंट है a, 0। ये पॉइंट कितना है a, 0। x एक्सिस का पॉइंट है तो y का कोऑर्डिनेट हमेशा 0 लेंगे। अब ये जो पॉइंट है, दो पॉइंट ले लेते हैं। एक पॉइंट लेते हैं 2, -2, और दूसरा पॉइंट लेते हैं हम -4, 2। मतलब ये अगर मान लिए O, ये मान लेते हैं A और ये मान लेते हैं B। ये जो पॉइंट O है A और B से इक्वल डिस्टेंस पे है, बस हमको O का कोऑर्डिनेट बताना है। तो लिखेंगे गिवन, गिवन क्या है OA OB। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया OA का स्क्वायर OB का स्क्वायर। अब OA का निकालना है डिस्टेंस, तो OA का निकालना हो तो क्या लिखेंगे A -2 का, ठीक है, और फिर लिखेंगे 0 माइनस नहीं, यहाँ प्लस 2 का स्क्वायर। क्लियर। फिर यहाँ पर लिखेंगे OB, तो A +4 का स्क्वायर प्लस क्लियर है। सही है। अब हम इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे। इसको लिखेंगे A स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर -2 इंटू 2 इंटू A। फिर ये तो 0 + 2 तो 2 ही रहेगा, तो 2 का स्क्वायर 2 स्क्वायर।
इसको लिखें ए स्क्वायर 4 का स्क्वायर फिर 2 इंटू ए इंटू 4 और माइनस 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर। अब दोनों तरफ जो सिमिलर टर्म है उसको हटा दो, 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर कट गया, ए स्क्वायर कट गया। अब बचा क्या, तो यहाँ पर बचा 4 माइनस 4 ए, यहाँ बचा 16 प्लस 8 ए को एक तरफ कर लेते हैं, माइनस 4a 16 माइनस 4 माइनस 12a 12 a बराबर 12 बाई -1। तो पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस कितना हो जाएगा, पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इज -1 कॉमा, ये -1 पॉइंट होगा विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम 2 -2 एंड -4 2। ठीक है, सिमिलर वे में दिया हुआ है कि P Q are 2 point, find the coordinate of point R on P Q। इसको पहले हम इरेज कर देते हैं, इसी का और है 22 का और है। ये P Q यहां पे मान लिए मेरा है R, दिया हुआ है P R 2 Q R। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि पी आर बाई में क्यू आर, पी आर बाई में क्यू आर इक्वल्स टू 2:1 होगा ना। मतलब पी आर और क्यू आर के बीच का जो रेशियो कितना है 2:1। मतलब इसको अगर हम 2 माने तो इसको कितना मानेंगे 1। अब यहाँ पे P का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है -2, 5 और Q का दिया हुआ है 3, 2। R का कोऑर्डिनेट हमको निकालना है, तो मान लिया R का कोऑर्डिनेट है A, B। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि x इक्वल्स टू क्या होता है m x2 n x1 बाई में m प्लस n। अब x क्या है मेरा a, x कितना है मेरा a, m कितना है 2, x2 कितना है 3, n कितना है 1 माइनस बाई में 2 प्लस 6 माइनस 2 4/3। y इक्वल्स टू m y2 m प्लस, अब m देखिए 2 इंटू 2, n कितना है 1 इंटू 5 बाई में 2 प्लस 4 3। इसका मतलब कोऑर्डिनेट ऑफ r क्या हो गया कितना हो गया ए बी 4/3, 3। समझ में आया।
आया समझ में? चलिए क्वेश्चन नंबर 23, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर। 2 जीरोज दिया हुआ है, आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है। तो जब भी आपको 2 जीरो दिया रहे तो पहले आप सम ऑफ जीरो निकालिएगा, फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालिएगा, देन आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालने की कोशिश कीजिएगा। तो मान लीजिए कि मेरे पास यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे कि मान लीजिए कि 2 जीरो है, एक जीरो को हम कितना मान लेते हैं? अल्फा। अल्फा मान लिए दिया हुआ है 5 माइनस 3√2 और बीटा बराबर दिया हुआ है 5 प्लस 3√2। 2 जीरो दिया हुआ है और हमको निकालना क्या? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सबसे पहले निकालेंगे सम ऑफ जीरो। तो सम ऑफ जीरो तो लिखेंगे सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा। तो 5 माइनस 3√2 प्लस 5 3√2 क्या कैंसिल हो गया? तो सम ऑफ जीरो आपका कितना आ गया? 5 प्लस 5 अल्फा प्लस बीटा आ गया आपका 10। अल्फा इंटू 10, फिर लिखे अल्फा इंटू बीटा। तो 5 माइनस 3√2 5 प्लस, ये किस फार्मूला पे है? a प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम लिखेंगे 5 का स्क्वायर 3√, तो ये हो गया 25, 3 का स्क्वायर 9 और 2 का 2, √2 का 2 होता है, तो 3 का 9 और √2 का 2 तो 18। ये हो गया आपका। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा और प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल्स टू 0। यहां लिखेंगे एक्स स्क्वायर, सम ऑफ रूट कितना है? 10, एक्स प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना है? एक्स स्क्वायर 10x 0। क्लियर? समझ में आया? उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 24, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी ऑफ लेंथ 9 सेंटीमीटर with A and B as a center, draw a circle of radius 5 centimeter 3 centimeter, construct a tangent। ये तो बना लोगे, ठीक है। 25 में दिया हुआ tan A इक्वल्स टू 3/4। आपको निकालना 1/sin A प्लस 1/cos A। tan A अगर दिया हुआ है तो सबसे पहले आप sin A निकाल लीजिए और फिर cos A निकाल लीजिए, है ना। तो tan A अगर 3/4 है तो sin A कितना हो जाएगा? 3/5 और cos A 4/5 और फिर आपको उसको ऐड करना है, हो जाएगा। ये इस क्वेश्चन को नहीं बताते, ये आप इजीली बना लीजिएगा। उसके बाद वाला क्वेश्चन, इफ √3 sin थीटा माइनस cos थीटा इक्वल्स टू 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। बना है, ये भी आसान सा है। देखो 25 का और √3 sin थीटा माइनस cos थीटा इक्वल टू कितना है? तो तुम ऐसे लिखना √3 sin थीटा माइनस इधर गया तो cos थीटा, दोनों तरफ cos से डिवाइड कर दो, दोनों तरफ, ठीक। तो क्या आ जाएगा?
√3 साइन थीटा बाई में कॉस थीटा बाई कॉस थीटा, डिवाइडिंग बोथ साइड बाई कॉस थीटा। ठीक है ना? तो ये हो गया √3 tan थीटा 1, तो tan थीटा बराबर कितना हो गया 1/√3, और tan थीटा 1/√3 किसका होता है tan 30 डिग्री, तो थीटा बराबर कितना हो गया 30 डिग्री। ठीक, क्वेश्चन नंबर 26 है ना? देखो, सर्कल में एक थ्योरम होता है, और थ्योरम ये होता है कि अगर किसी एक्सटर्नल पॉइंट से हम सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ करें तो लेंथ ऑफ टेंजेंट इक्वल होता है। किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो लेंथ ऑफ टेंजेंट इक्वल होगा। अब जैसे आप मान लिए कि ये आपका सर्कल है, ये क्वेश्चन नंबर आपका है 26। देखिए, R Q P S A B C D, ये दिया हुआ 27 सेंटीमीटर। 27 मतलब R से लेके C तक। ये दिया हुआ है 38 सेंटीमीटर, तो कहां से कहां तक B से लेकर C तक। ये दिया हुआ है आपका 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपका X, ये आपको X निकालना है। ठीक है, सबसे पहला बात तो थ्योरम ये है कि किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो लेंथ ऑफ टेंजेंट इक्वल होगा। तो A से हम दो टेंजेंट ड्रॉ किए हैं, AS और AP, तो AS इक्वल होगा AP के। ठीक है, B से दो टेंजेंट है, BP और BQ इक्वल होगा। C से दो टेंजेंट है तो CR CQ इक्वल होगा, और D से DR और DS इक्वल होगा। ठीक है, दूसरी बात आप देखिए कि यहाँ पे ये परपेंडिकुलर है, यहाँ पे इसको ऐसे खींचिए तो ये परपेंडिकुलर, यहाँ पे ये परपेंडिकुलर, ये 10 तो ये भी 10 रेडियस है, और ये एक रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल में अगर एडजेसेंट साइड इक्वल हो तो वह स्क्वायर हो जाता है। तो ये जो आपका फिगर बना हुआ है, मान लीजिए यहाँ पर O है, ये 90 डिग्री दिया हुआ था, ये 90 होता है, ये 90 होता है, तो ये रेक्टेंगल हुआ, और रेक्टेंगल का एडजेसेंट साइड क्या है बराबर है। किसी भी रेक्टेंगल का अगर एडजेसेंट साइड इक्वल हो तो वह स्क्वायर हो जाता है, और अगर ये स्क्वायर है तो इसका ऑल साइड्स आर इक्वल, मतलब OS बराबर OP बराबर AP बराबर PS। तो इसका मतलब हो गया कि आपका जो AP है ये भी कितना होगा 10 सेंटीमीटर। ठीक, AP निकल गया। उसके बाद आप जानते हैं कि C से दो टेंजेंट ड्रॉ किया गया, CR और CQ,
तो लेंथ ऑफ सी आर इक्वल होगा किसके, सी क्यू का। तो अगर सी आर मेरा 27 है तो सी क्यू भी कितना होगा 27। तो ये आपका हो गया 20। लेंथ ऑफ टेंजेंट्स आर इक्वल। अब ये BC पूरा दिया हुआ था 38, तो BC दिया हुआ 38, उसमें से CQ है 27, तो BQ कितना होगा 11। तो BQ आपका हो गया 11 सेंटीमीटर। अब जानते हो कि BQ बराबर किसके होगा, BP के। लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट्स आर, तो BQ के बराबर होगा BP, तो BP हो गया आपका कितना, और x बराबर 10 + 11 कितना लिख लोगे। सबसे पहले तो आप ये लिखिएगा, आप इस फिगर को बनाइएगा। फिगर को बनाने के बाद लिखिएगा कि इन क्वाड्रिलेटरल ASOP एंगल S, एंगल A, एंगल P आर राइट एंगल, सो इट्स अ रेक्टेंगल। अगेन OS बराबर OP, सिंस एडजेसेंट साइड ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल देयरफॉर इट इज स्क्वायर, देयरफॉर AP इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर, इक्वल साइड ऑफ स्क्वायर। AP भी मेरा कितना होगा। फिर लिखना कि वी नो दैट कि tangent drawn from the external points are equal in length, tangent drawn from external point are equal in length, therefore CQ बराबर CR, CQ बराबर tangent from C, तो CQ मेरा कितना हो गया 27। फिर लिखेंगे कि अब यहां से BC बराबर कितना था, अब BC का मतलब क्या हो गया, BQ प्लस CQ इक्वल टू 38, तो BQ प्लस 27 इक्वल टू 38, तो BQ बराबर 38 माइनस 27 11। फिर लिखेंगे टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम BP बराबर BQ, तो BP बराबर कितना हो गया 11, और x बराबर 10 + 11 21। ठीक है, इस तरह से आप बनाइएगा। सब लिख नहीं देंगे, थोड़ा सा आप खुद से ट्राई कीजिए। क्वेश्चन नंबर 27 देखो, इसका हम आपको सिखा देते हैं कैसे लिखा जाता है। ट्वेंटी सेवन को देखो, 2 - √3 प्रूफ करना है कि इज एन इरेशनल नंबर। 2 - √3 इज एन इरेशनल नंबर। कभी भी ऐसा कुछ अच्छा दिया हुआ कि √3 आपका इरेशनल नंबर है, और ये प्रूफ करना है कि ये इरेशनल नंबर है। 2 - √3, 2 + √3, 2 × √2, मतलब कि अगर एक रेशनल नंबर किसी अदर इरेशनल नंबर के साथ सम में हो, प्रोडक्ट में हो, डिवाइड में हो या ऐड में हो, वो इरेशनल ही होता है। इरेशनल नंबर का मतलब कि आप कोई भी ऐसा नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो, रूट के अंदर हो, तो उसको हम लोग इरेशनल नंबर कहते हैं। लाइक √2, √3, √5, √6, √7, √8, √10, √11, ये सब इरेशनल नंबर है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि मान लेते हैं कि जो क्वेश्चन दिया हुआ ना कि हमको क्या प्रूफ करना है, इरेशनल, तो हम उसको मान लेंगे कि ये रेशनल है। रेशनल है, दो रेशनल नंबर का सम भी रेशनल होता है, दो रेशनल नंबर का सब्ट्रैक्ट भी रेशनल होता है, दो रेशनल नंबर का प्रोडक्ट भी रेशनल होता है, दो रेशनल नंबर का डिवाइड भी रेशनल होता है। मतलब दो रेशनल नंबर लोगे उसको जोड़ोगे तो भी रेशनल आएगा, दो रेशनल नंबर लोगे उसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो भी क्या आएगा, रेशनल नंबर आएगा। दो रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई भी करोगे तो ठीक। लेकिन अगर एक इरेशनल हो, अगर एक इरेशनल को किसी भी रेशनल नंबर के साथ मल्टीप्लाई, डिवाइड, ऐड, सब्ट्रैक्ट करो, हमेशा वो इरेशनल ही होगा। इस हिसाब से भी देखा जाए तो ये रेशनल, ये इरेशनल। रेशनल और इरेशनल का डिफरेंस भी क्या होता है, लेकिन हम इसको लिखते कैसे कि लेट 2 - √3 इज एन रेशनल नंबर, इज अ रेशनल नंबर। मान लिया कि मेरा क्या है, ये
रेशनल नंबर है, ठीक। और धीरे धीरे करके इसको हम हटाना शुरू करते हैं। 2 तो जानते हैं कि रेशनल नंबर है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं 2 माइनस रूट 3, ये एक रेशनल नंबर। 2 माइनस रूट 3 को हम क्या माने, रेशनल नंबर, और उसमें से हम माइनस किए 2, ठीक है ना। ये एक रेशनल नंबर था, उसमें से कितना माइनस किए, तो रेशनल नंबर में से रेशनल नंबर को माइनस किए, इज अ रेशनल नंबर, इज अ, क्यों, तो यहां लिख देना डिफरेंस ऑफ 2 रेशनल नंबर, 2 रेशनल इज अ रेशनल नंबर, इज अ, ठीक है। तो यहां से 2 2 कट गया, क्या आया, इज ए रेशनल नंबर, ठीक है। अब रूट 3 क्या आया, रेशनल नंबर, माइनस रूट 3 एक रेशनल नंबर है, इसको मल्टीप्लाई कर दिया -1 से, ये रेशनल नंबर, ये भी क्या है, रेशनल को रेशनल से मल्टीप्लाई किए तो भी रेशनल आएगा, इज ए रेशनल नंबर। फिर यहां पर लिख देना प्रोडक्ट ऑफ 2 रेशनल नंबर, इज ए रेशनल नंबर। मतलब कि क्या हुआ, रूट 3 इज ए रेशनल नंबर, बट क्वेश्चन में क्या दे दिया है, रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर। हम मान के चल रहे कि ये रेशनल नंबर है, फाइनली भी लाए कि रेशनल नंबर, लेकिन ये दिया हुआ क्या है, इरेशनल। हम लाए रेशनल, बुक में दिया, क्वेश्चन में दिया हुआ है इरेशनल, मतलब कि जो हम माने हैं वो गलत माने हैं। तो मतलब जिसको माने थे कि ये रेशनल नंबर है, ये गलत माने हैं, तो गलत माने तो फिर वो क्या है, मान लिए कि x एक लड़का है, मान लिए कि लेट x एक लड़का है, मानते हुए आगे बढ़े, लेकिन लास्ट में हमको पता चला कि जो हम माने हैं वो गलत है। तो इसका मतलब कि x लड़का नहीं था, क्या थी, उसका उल्टा। तो हम माने थे कि ये एक रेशनल नंबर है, लेकिन बाद में पता चला कि ये रेशनल नहीं है, इरेशनल है, तो मतलब मेरा माना हुआ, तो इसका मतलब ये इरेशनल नंबर है। बट given that root 3 is an irrational number, therefore our assumption is wrong. हमारा जो मानना है वो क्या है, गलत है। दैट इज 2 माइनस रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर। क्लियर, ऐसे ही आपको प्रवचन लिखना है। अब देखिए ये क्वेश्चन आप समझ गए, इसको बस लिखना है। अब इसी क्वेश्चन में कुछ भी दे सकता है, जैसे अगर मान लो लिखा रहे 3 + 3 × √3, इसको प्रूव कीजिए कि ये इरेशनल नंबर है, तो हम पहले मानेंगे कि ये रेशनल है। फिर इसको डिवाइड किससे कर देंगे, 3 से। फिर कहेंगे डिवाइडिंग 2 रेशनल नंबर गिव्स अ रेशनल नंबर। तो फिर लास्ट में अगर √3 हम जानते हैं कि इरेशनल है, तो मेरा माना हुआ क्या है, तो फिर इरेशनल हो गया। उसी तरीके से अगर मान लो लिखा रहेगा √2 + 5, √2 + 5 को प्रूफ करना है कि ये इरेशनल है, तो हम पहले मानेंगे क्या कि ये रेशनल है, और फिर रेशनल है इसमें से कितना सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 5 माइनस करेंगे, ठीक है ना। यहाँ से 5 माइनस कर, मतलब रूट को छोड़ करके बाकी जो टर्म है उसको तुमको हटा देना है, ऐड करके, सब्ट्रैक्ट करके, मल्टीप्लाई करके या डिवाइड करके। लास्ट में जो रूट वाला टर्म है उसको रहने देना है, वो तो तुम आराम से हटा ही सकते हो। जैसे यहाँ से 5 को हटाना है, माइनस लेंगे,
अगर मान लो कि यहाँ पर लिखा √3 + 5, इसको प्रूव करना इरेशनल है, तो क्या करेंगे, इसको इंटू 5 करेंगे तो 5 हट जाएगा ना। और फिर क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ 2 रेशनल नंबर इज ऐसे ही करके ये आता है क्वेश्चन, 3 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, बना लोगे। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर there if one root of quadratic equation 3x square plus px plus 4 equals to 0 is 2 by √3। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 3x स्क्वायर प्लस px प्लस 4 इक्वल 0। इसमें एक रूट को हम मान लेते हैं अल्फा। अल्फा दिया हुआ है मेरा 2/3। क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ p एंड द अदर रूट। अदर रूट निकालना है और p भी निकालना है। तो हम देखो यहाँ पे कॉफिशिएंट ऑफ x नहीं दिया हुआ, कॉफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर पता है, कांस्टेंट टर्म पता है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ 0 अल्फा इंटू बीटा। तो वो क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ 0 होता है कांस्टेंट टर्म बाय में कॉफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर होता है ना। तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म हो गया आपका 4 और ठीक अल्फा आपका कितना दिया हुआ है 2/3 इंटू बीटा 4/, तो इसका मतलब बीटा बराबर कितना हो गया 4/3 इंटू 3/2 कट गया। बीटा बराबर कितना हो गया 2। अब हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, अच्छा यहां पे लिख देना तुम, हम शॉर्टकट में चल रहे हैं, आप पहले लिख दीजिए। जैसे अल्फा प्लस बीटा, इसका मतलब होता है माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x बाय में कॉफिशिएंट x स्क्वायर। अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा मालूम है हमको कितना 2/3, बीटा कितना /1 माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x p और कॉफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 3। एलसीएम यहाँ पर ले लिए 3, तो यहाँ पर 2 + 6 माइनस p/3 8/3 और ये 3 मल्टीप्लाई में इधर आ गया माइनस p कट गया, माइनस p इक्वल्स टू 8, p इक्वल्स टू -, तो p का वैल्यू हो गया आपका -8 और अदर रूट कितना आया 2। ठीक, समझ में आ रहा है। स्टैंडर्ड सिर्फ नाम का है, क्वेश्चन वैसा नहीं है कि आपसे बने नहीं, क्वेश्चन बिल्कुल ही समझिए बेसिक की तरह है। इसी में और करके क्वेश्चन है, ठीक है। द रूट अल्फा बीटा ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² - 5x + 3k - 1 0 सच दैट अल्फा माइनस बीटा है ना इक्वल्स टू 1। अल्फा माइनस बीटा कितना दिया हुआ है 1। फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ठीक, चलिए कोई बात नहीं, इसको हम इरेज कर देते हैं। इस क्वेश्चन को कितने लोग बनाए हैं 28 का और बनाया कोई? आंसर आया है? कितना आंसर है 3 और बस के का वैल्यू निकालना है ना। k का वैल्यू 3। और कोई? चलिए देखते हैं।
एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3k माइनस 1 इक्वल टू कितना दिया हुआ? 0। ठीक, और दिया हुआ है आपका क्या, ये गिवन है अल्फा माइनस बीटा कितना दिया हुआ है? 0, नहीं 1, सॉरी 1। इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं इस इक्वेशन से, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हेल्प से। सम ऑफ 0, तो सम ऑफ 0 क्या होता है? माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x बाय में, तो यहां पे अगर लिख देते हैं, आप लिख लीजिएगा, तो माइनस और फिर यहाँ कॉफिशिएंट ऑफ x कितना है? -5 बाय में 1, मतलब अल्फा प्लस बीटा आपका आ गया 5, आ गया ना? तो अल्फा प्लस बीटा 5, अल्फा माइनस बीटा 1। पहले इन दोनों इक्वेशन को क्या कर देते हैं? ऐड, कैंसिल, 2 अल्फा इक्वल टू 6, तो अल्फा इक्वल टू 6/2 3। फिर लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा 5, अल्फा 3 प्लस बीटा 5, बीटा कितना हो गया? 5 माइनस 3 2, बीटा आ गया, अल्फा बीटा आ गया। अब हम लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ 0, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा होता है कांस्टेंट टर्म बाय में कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो कांस्टेंट टर्म ये है, देखिए ये आपका कांस्टेंट टर्म है, तो 3k माइनस और कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर तो 1 है, 1 लिखने की जरूरत। अब अल्फा कितना है आपका? 3, और बीटा इसको मल्टीप्लाई किया 3k माइनस 3, 6 माइनस इधर आया तो क्या हुआ? 3k, तो 3k इक्वल टू हो गया आपका 9, k इक्वल टू 9 बाय, कट के हो गया, k का वैल्यू आया आपका 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29। ठीक है, ये समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर 29। तो ये फिगर है, मैं ऐसा करते हैं पहले डायगोनल खींच देते हैं, ठीक है। अब यहां पे एक फ्लावर बना देते हैं ऐसे, ठीक है। बोल क्या रहा है? फाइंड द एरिया ऑफ सैडेड रीजन। सैडेड रीजन आपका ये वाला पोर्शन है, ठीक है, ये निकालना है। देखिए कोई भी हो, ये मेरा फिगर में कंफ्यूजन है। मान लीजिए कि अगर ये है, अगर इसको छोड़ के बाकी पोर्शन रहेगा तो इसको निकाल अगर लेंगे तो स्क्वायर में से माइनस कर देंगे तो बचा हुआ रीजन का आ जाएगा। अब जो दिया हुआ रहे, हम पहले जो सेट किए उसी का एरिया निकालते हैं।
इसमें क्या दिया हुआ है कि ABCD एक स्क्वायर है जिसका साइड है 14 सेंटीमीटर, मतलब ये जो है आपका वो 14 सेंटीमीटर है। ठीक है, क्लियर। अब हमको निकालना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि अगर ऐसे देखो यहां से, फिर अगर हम इसको ऐसे मिला देते हैं तो फिर क्या बन गया, एक छोटा सा स्क्वायर बना, और उस स्क्वायर का साइड कितना होगा, जस्ट इसका हाफ, 7। अब अगर स्क्वायर हुआ और फिर हम यहां से एक लाइन ऐसे खींच देते हैं, ठीक। अब इसमें से अगर मान लिए कि सबसे पहले इस फिगर को लेकर चलते ऐसे इधर से, तो ये क्वाड्रेंट हुआ। उस क्वाड्रेंट में से अगर ये ट्रायंगल को हटा देते हैं, क्वाड्रेंट में से ट्रायंगल को हटा देते हैं, तो ये पोर्शन का एरिया आता है ए। मान ली ये वाला, उसको आप सेगमेंट भी कहते हैं। सिर्फ ये वाला पोर्शन का एरिया आएगा, और जितना इसका एरिया आएगा उतना ही इसका आएगा, उतना ही इसका आएगा, उतना ही इसका, उतना ही उसका। तो ए का अगर एरिया निकाल लें और ए का एरिया निकाल करके 8 से मल्टीप्लाई कर दें तो सबका एरिया आ जाएगा। ए का एरिया निकालने के लिए आपको क्या है कि एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, उससे आपका ये पोर्शन का एरिया आ जाएगा। और फिर जो आएगा उसको आप 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। क्लियर। तो हम यहां पे लिखते हैं, वहां पे ए हम नंबरिंग कर दिए, ठीक है। एरिया ऑफ ए इक्वल्स टू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट 1/4 पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 बेस इंटू हाइट। तो 1/4 पाई का वैल्यू कितना होता है 22, रेडियस कितना 7 इंटू 7, 1/2। ये ट्रायंगल अगर लेंगे तो बेस लेंगे 7 और हाइट भी कितना लेंगे 7 इंटू 7, कट गया 11, 2, 77/2, 49/2, 2 लिखें। अब यहां से कितना आ गया 77 माइनस 49, 28/2, 14 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ शेडेड रीजन, यहां पे लिखेंगे एरिया